नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्र सरकार के 71,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी फंडिंग में अनियमितताओं के लिए बीबीसी के खिलाफ मामला दर्ज किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज वाशिंगटन डीसी में विकास समिति की बैठक में विश्व बैंक को वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं को तीसरा लक्ष्य बनाने का आह्वान किया। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सुरक्षा मानकों में भारत का शीर्ष स्थान बरकरार। दूसरी महिला 20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक राजस्थान के जयपुर में शुरू। और कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिलाओं ने 7 पदक जीते। दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का नया भारत ऐसी नीतियों और कार्यनीतियों के साथ आगे बढ़ रहा है जिनसे नए अवसरों के द्वार खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक भारत में रोजगार और स्वरोजगार के जो अवसर पैदा कर रहा है उसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार के नवनियुक्त 71,000 कर्मियों को आज नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। पूरी दुनिया कोविड के बाद मंदी से जूझ रही है। ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती चली जा रही है, लेकिन इन सब के बीच भारत को दुनिया एक ब्राइट स्पॉट के तौर पर देख रही है। आज का नया भारत अब जिस नई नीति और रणनीति पर चल रहा है उसने देश में नई संभावनाओं और नए अवसरों के द्वार खोल दिए हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ये कार्यक्रम ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के समान अवसर प्रदान करता है। आत्मनिर्भर भारत अभियान की सोच और अप्रोच सिर्फ स्वदेशी अपनाने और वोकल फॉर लोकल से कहीं ज्यादा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान गांव से लेकर शहरों तक भारत में रोजगार के करोड़ों नए अवसर पैदा करने वाला अभियान है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाजपा शासित राज्य देश के युवाओं को रोजगार प्रदान करने की दिशा में काम कर रहे हैं। विकसित भारत की संकल्प से सिद्धि के लिए हमारी सरकार युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा को सही अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार के साथ ही गुजरात से लेकर असम तक, उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक एनडीए और भाजपा शासित राज्यों में सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया तेज गति से चल रही है। बुनियादी ढांचा क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं को उजागर करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पूंजी व्यय में 4 गुना वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त कर्मियों से कहा कि उन्हें रोजगार के माध्यम से ऐसे समय राष्ट्र के विकास में योगदान का अवसर मिला है जब भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी इंडिया के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फीमा के अंतर्गत विदेशी फंडिंग में अनियमितता का मामला दर्ज किया। एजेंसी ने फीमा के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी के कुछ अधिकारियों के दस्तावेज और बयानों की रिकॉर्डिंग मांगी है। प्रवर्तन निदेशालय बीबीसी के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कथित उल्लंघनों की जांच कर रहा है। इससे पहले आयकर विभाग ने इस वर्ष फरवरी में बीबीसी के दिल्ली और मुंबई कार्यालय परिसरों में तलाशी ली थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज वाशिंगटन में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की विकास समिति की बैठक में भाग लिया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत इस वर्ष अपनी अर्थव्यवस्था के लिए 6% से अधिक की अनुमानित विकास दर के बावजूद वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में चिंतित है। वित्त मंत्री ने कहा कि विश्व बैंक समूह के विकास पर गवर्नर के लिए जारी की गई रिपोर्ट सामूहिक रूप से विचार विमर्श पर ऐतिहासिक अवसर प्रदान करती है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि विश्व बैंक को गरीबी से मुक्त विश्व के अपने दृष्टिकोण के साथ कार्य करते रहना जारी रखना चाहिए।
भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा मूल्यांकन रेटिंग प्रथम श्रेणी में बनी रहेगी क्योंकि भारत विमानन सुरक्षा निगरानी के संदर्भ में सभी आवश्यक अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करता है। अमरीका के संघीय विमानन प्रशासन द्वारा विमान संचालन, उड़ान क्षमता और कार्मिक लाइसेंसिंग के क्षेत्रों में नागर विमानन महानिदेशालय के मूल्यांकन के बाद भारत को पहली श्रेणी का दर्जा दिया गया है। अमरीका का संघीय विमानन प्रशासन अपने अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा मूल्यांकन कार्यक्रम के अंतर्गत ये निर्धारित करता है कि कोई देश अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा स्थापित किए गए सुरक्षा मानकों का कितना अनुपालन करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। Northeast Diary program, broadcast every Thursday at 5:30 p.m. brings very interesting and enchanting stories from the 8 Indian states of Northeast India. Northeast Diary this week, on the 13th of April 2023, brings an exclusive interview with K.V. Roonrem Sanghi, Padma Shri awardee from Mizoram. Looking forward to seeing you there. दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। 2 दिन का दूसरा महिला 20 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन राजस्थान के जयपुर में शुरू हो गया है। महिला 20 G20 के अंतर्गत एक आधिकारिक कार्य समूह है। सम्मेलन में महिलाओं के नेतृत्व में विकास, समावेशी और स्थायी भविष्य विकसित करने में महिलाओं की क्षमता का लाभ उठाना विषय पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए G20 में भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास भारत की प्राथमिकता है क्योंकि हमने खुशहाली और समावेशी विकास में महिलाओं को प्रमुख संचालक के रूप में देखा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को विकास का एजेंडा आवश्यक तय करना चाहिए और उन्हें वृद्धि के एजेंट के रूप में काम करना चाहिए। संवाददाताओं से बातचीत में श्री अमिताभ कांत ने कहा कि भारत ने डिजिटल समावेशन में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में महिलाओं को ऋण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं के सशक्तिकरण में मदद मिली है और भारत के इन अनुभवों को बैठक में अन्य देशों के साथ साझा किया जा रहा है। G20 का सबसे महत्वपूर्ण इंगेजमेंट ग्रुप है और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमारी जो प्रायोरिटीज हैं उसमें विमेन लेड डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि हमारी प्रेसिडेंसी बड़ी डिसाइसिव, इंक्लूसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी और उसमें विमेन लेड डेवलपमेंट बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा। और ये जो चर्चा हो रही है विमेन लेड डेवलपमेंट की, इसमें डिजिटल इंक्लूजन, एम्पावरमेंट, सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ विमेन और स्किलिंग और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर बहुत फोकस किया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बसवराज बोम्मई ने कहा है कि कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जो नेता पार्टी के टिकट से वंचित रह गए थे, उनके मुद्दों को जल्द ही हल कर लिया जाएगा। बेंगलुरु में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अभी 12 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय न होना शेष है। श्री बोम्मई ने कहा कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों में आना जाना आम बात है। उन्होंने चुनाव के दौरान पार्टी को नुकसान पहुंचाने की किसी भी संभावना से इनकार किया। कर्नाटक का मुख्य निर्वाचन कार्यालय स्वीप समितियों के माध्यम से पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं को शिक्षित करने पर विशेष बल दे रहा है। बेंगलुरु के माउंट कार्मेल कॉलेज की एक छात्रा पल्लवी श्री ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि कैसे भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित एक मोबाइल ऐप उसे अपना पंजीकरण कराने में कैसे सहायता मिली। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर, पंजाब, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में 2,673 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट संदेश में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के अंतर्गत श्रीनगर बारामूला उड़ी मार्ग को 2 लेन का बनाने के साथ ही इसे चौड़ा करने को भी मंजूरी दी गई है।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इटली की 2 दिन की यात्रा पर कल रोम पहुंचे। उन्होंने इटली के उप प्रधानमंत्री अंतोनियो ताजानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों की विस्तार से समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर विचार साझा किए और ये चर्चा की कि भारत और इटली के बीच व्यावसायिक तथा आर्थिक गतिविधियों को अन्य क्षेत्रों में किस तरह से विस्तार दिया जा सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलियांवाला बाग नरसंहार के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि जलियांवाला बाग में शहीद हुए लोगों का साहस और बलिदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने भी जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1919 में आज ही के दिन विदेशी हुकूमत का क्रूर चेहरा दुनिया के सामने आया था। ब्रिटिश जनरल डायर ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रही भीड़ पर गोलीबारी के आदेश दिए थे। रॉलेट एक्ट एक विवादास्पद कानून था जिसे औपनिवेशिक सरकार ने 1919 में लागू किया था। इस कानून के खिलाफ देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन और आंदोलन आयोजित किए गए थे। आज वैशाखी है। पंजाब में वैशाखी का पर्व धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, फसल की कटाई और गर्मी ऋतु शुरू होने पर मनाया जाता है। एक रिपोर्ट। आज के दिन 1699 में 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह जी ने रोपड़ जिले के आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की सृजना की थी। बैसाखी के पर्व पर पंजाब के अमृतसर में 1919 में शासकों ने जलियांवाला बाग में आजादी की लड़ाई पर विचार करने के लिए एकत्र हुए निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाकर शहीद कर दिया था। बैसाखी पर मुख्य धार्मिक समारोह आनंदपुर साहिब, दमदमा साहिब, तलवंडी साहिबों में आयोजित किया जाता है। इस पर्व पर विभिन्न गुरुद्वारों पर श्रद्धालु माथा टेकने आते हैं। आकांक्षा सक्सेना, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। जम्मू कश्मीर में 3 दिन का बैसाखी महोत्सव आज से जम्मू डिवीजन में कई स्थानों पर शुरू हुआ। राज्य का पर्यटन निदेशालय डोगरा संस्कृति और धरोहर को उजागर करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित करता है। जम्मू में आज ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर में मुबारक मंडी परिसर तक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। भारतीय महिला पहलवानों ने कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल 7 पदक जीत लिए हैं। इनमें 2 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही भारत ने महिला टीमों की रैंकिंग में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। अंतिम पंघाल ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में और निशा दहिया ने 68 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीते। अंशु मलिक, सोनम मलिक, मनीषा और रितिका ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल किए। इस चैंपियनशिप के पिछले संस्करण में भारत ने 5 पदक जीते थे और वो चौथे स्थान पर रहा था। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में महिला पहलवानों के प्रदर्शन की प्रशंसा की है। ट्वीट संदेश में श्री ठाकुर ने कहा कि देश की नारी शक्ति हर दिन राष्ट्र को गौरवान्वित कर रही है। उन्होंने भावी प्रदर्शन के लिए महिला पहलवानों को शुभकामनाएं भी दी। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच मोहाली में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने आज कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं की डबिंग से भारतीय विषय सामग्री की प्रसिद्धि बढ़ी है। मुंबई में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ओटीटी से वैश्विक दर्शकों के लिए भारतीय सामग्री को देख पाना संभव हो सकेगा। उन्होंने कहा कि इसकी गुणवत्ता हमेशा से अच्छी रही है और अब ओटीटी की सहायता से पूरे विश्व में इसके प्रसार में मदद मिली है। अफगानिस्तान के बारे में 4 देशों ईरान, रूस, चीन और पाकिस्तान की दूसरी बैठक आज उज्बेकिस्तान के समरकंद में हो रही है। इसका आयोजन अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों के चौथे सम्मेलन के साथ किया जा रहा है। बैठक में इन देशों के विदेश मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। बैठक के बाद वक्तव्य जारी करने की संभावना है। इन चारों देशों की पहली बैठक 16 सितंबर 2022 को राजधानी दुशांबे में हुई थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्र सरकार के 71,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटे। प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी फंडिंग मामले में अनियमितताओं के लिए बीबीसी के खिलाफ मामला दर्ज किया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज वाशिंगटन डीसी में विकास समिति की बैठक में विश्व बैंक को वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं को तीसरा लक्ष्य बनाने का आह्वान किया। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सुरक्षा मानकों में भारत का शीर्ष स्थान बरकरार। दूसरी महिला 20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक राजस्थान के जयपुर में शुरू और कजाकिस्तान की अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिलाओं ने 7 पदक जीते। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।